दोस्तों इस 9 जुलाई को मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने का 1 महीना पूरा कर लेंगे। मतलब 1 महीना हो चुका है मोदी जी की नई सरकार बने। हालांकि मोदी जी तो खुद कहते हैं कि ये पिछली जो सरकार है वही काम चला आ रहा है, मंत्री जी भी वही रिपीट किए गए और कोशिश पूरी तरह से मैसेज देने की गोदी मीडिया की भी यही है कि ये मोदी 3.0 है। हालांकि ये मोदी सरकार कम और एनडीए सरकार ज़्यादा है, लेकिन कुल जमा बात मोदी जी को 1 महीना हो जाएगा इस 9 तारीख को। लेकिन अब तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला। मतलब मोदी जी संसद के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर लंबा चौड़ा भाषण दे गए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया, ना मोदी जी ने ना बीजेपी के किसी नेता ने, कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार क्यों हुई है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, वो अपने आप में सवाल उठाती है कि क्या बीजेपी भी दबी जुबान मान रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हार हुई बीजेपी की, वो भी इतनी शर्मनाक हार हुई, मतलब अयोध्या तक हार गए, अयोध्या के आसपास की सीटें हार गए। बनारस में मोदी जी बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख मतों से जीते हैं, बनारस के आसपास की सीटें बीजेपी हार गई। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हार वाकई में मोदी के ही सर अब बीजेपी डालने को तैयार है। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आई है और राजनीतिक गलियारों में इस खबर पर आप मानकर चलिए कि खूब चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं, लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष आप समझ लीजिए कि इस वक्त बीजेपी के बहुत ही ताकतवर, बीजेपी के अंदर बहुत ही ताकतवर नेता हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड संघ का रहा है और बहुत ताकतवर रहे हैं। बीएल संतोष ने बकायदा संगठन को लेकर, संगठन में क्या कमियां रही, इसको लेकर चर्चा की। और महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि बड़े वक्त बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनके जो 2 डिप्टी हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जिनको लेकर कहा जाता है कि तीनों की, मतलब ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की बाबा से, मतलब योगी आदित्यनाथ से बातचीत बंद है, बातचीत नहीं चल रही है। और इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी विपक्ष भी करता रहता है और बीजेपी के अंदर से तमाम तरह की बातें आती रहती हैं सूत्रों के मुताबिक। दोस्तों ये जो बैठक थी वो आने वाले जो 10 सीटों पे उपचुनाव है यूपी में, उसको लेकर, रणनीति बनाने को लेकर बैठक थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो बीएल संतोष के खेमे से निकल कर आई है, जो न केवल आज तक ने छापी है बल्कि हिंदुस्तान जैसे महत्वपूर्ण अखबार ने छापी है, कुछ और अखबारों ने भी छापी है, आज हिंदी अखबारों की प्रमुख सुर्खियों में से एक है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको शेयर करूं, क्योंकि ये जो बातें बताई गई हैं, जो वजह बताई गई हैं, बीएल संतोष ने जो वजह गिनाई है जिसकी वजह से बीजेपी हारी है, वो सीधा सीधा मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि मोदी और अमित शाह के अहंकार को एक तरह से बताया गया कि उनका अहंकार ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी शर्मनाक हार का जो नतीजा है बीजेपी को भुगतना पड़ा। दोस्तों चुनावी नतीजों को लेकर क्षेत्रवार जो महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, उन्होंने नब्ज टटोली और अलग अलग अखबारों में इसको लेकर खबरें छपी हैं। लेकिन जो सार है इस पूरी खबर का वो ये है कि बीएल संतोष भी मानते हैं, जो उन्होंने विधायकों से बात की, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, वो भी मानते हैं कि कार्यकर्ता, विधायक, संगठन में कोई तालमेल नहीं था। मतलब बीजेपी के अंदर भारी असंतोष था और सबसे महत्वपूर्ण असंतोष टिकट बंटवारे को लेकर था। देखिए एक अखबार ने बकायदा पॉइंट दर पॉइंट इस पूरे के पूरे मामले को छापा है। नंबर 1 पॉइंट जिसकी वजह से बीजेपी हारी, नौकरशाही की अनदेखी पर भी सवाल। बैठक में नौकरशाही के रवैये का मुद्दा उठा। पदाधिकारियों ने संतोष को बताया कि थाना और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर जनता परेशान है। मतलब बीएल संतोष को ये बताया गया है कि तहसील स्तर पर, थाने में, मतलब सरकारी दफ्तरों में, जहां पर मतलब आम आदमी का रोज आना जाना होता है। देखिए अमीर आदमी थाने नहीं जाता है और तहसील भी नहीं जाता है। जो गरीब तबके का आदमी है ना, जो बेचारा लाइन में लगकर वोट देता है, 2-2, 3-3 घंटा लाइन में खड़ा रहता है भीषण गर्मी में, वो जाता है थाने, वो जाता है तहसील के अपने कामों में। और यहाँ बीएल संतोष को ये एक तरह से आउटपुट मिला है, एक जानकारी मिली है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो ये तो वही डबल इंजन की सरकार है जिसको लेकर मोदी जी वोट मांग, पूरे 24 के चुनाव में यूपी में जब भी मोदी जी ने प्रचार किया, योगी के मॉडल का प्रचार किया। गोदी मीडिया भी हमको यही बता रही है पिछले कई सालों से, जब से योगी जी सीएम बने हैं यूपी में, कि जो आइडल मॉडल है प्रशासन का वो योगी जी का है, बुलडोजर वाला मॉडल। तो ये कौन सा बुलडोजर वाला मॉडल है जहां खुद बीएल संतोष को उनके राज्य के अधिकारी बता रहे हैं कि तहसील और थाने स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। ये कौन से भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है यूपी में। इसके अलावा दोस्तों संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भी नुकसान हुआ। ये बात न केवल आज तक के आर्टिकल में छापा है बल्कि कई और आर्टिकल्स ने भी छापा है कि 400 पार का जो नारा था ना, वो बैकफायर कर गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, 400 पार का नारा किसने दिया था? ये तो मोदी जी का नारा था। मोदी जी ने तो चुनाव से पहले ही 300+
बीजेपी और 400 पार एनडीए बोल दिया था, उसको न्यूज़ चैनल्स ने हाथों हाथ ले लिया। ये बात सही है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ये नारा मोदी जी ने खुद ही छोड़ दिया, और उसके बाद छठे चरण के चुनाव के बाद जब विपक्ष के लोग मजाक उड़ाने लगे, तब मोदी जी एक बार फिर से 400 पार करने लगे। लेकिन 400 पार का नारा केवल और केवल मोदी जी की उपज है। आप देखते हैं मोदी जी अमूमन किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो कोई ना कोई नया नारा देने का उनका एक जोर आजमाइश रहती है। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है, बीएल संतोष को जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि 400 पार का नारा बैकफायर कर गया। मतलब कि मोदी जी की एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पर बैकफायर करी। बाहरी लोगों को शामिल करने से भी मामला बिगड़ा। ये बात सही है दोस्तों कि बड़े स्तर पर, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बड़े स्तर पर बाहरी लोगों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र तो उसका जीता जागता उदाहरण है भाई। 2 राज्यों 2 पार्टियों को तोड़कर 4 पार्टियां बना दी गई, और उसका हासिल क्या हुआ? बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतना खराब परफॉर्म किया है, इतना खराब परफॉर्म किया है। बड़ी बात यह है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो, बाहरियों से कुछ खास नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। होता क्या है ना दोस्तों, शुरुआती तौर में बड़े नेता जब आप अपने पार्टियों में शामिल करते हैं, दूसरी पार्टी के बड़े नेता, आपको फौरी हो सकता है फ़ायदा मिल जाए, कुछ सीटों का फ़ायदा मिल जाए, एक चुनाव में फ़ायदा मिल जाए। लेकिन जब लगातार अलग अलग राज्यों में आप यही मैसेज देने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं कि हम तो चुनाव में बड़े आसानी से बाहरियों को ले आते हैं, उनको टिकट दे देते हैं और जितवा देते हैं, उससे क्या होता है? उससे आपका जो अपना कार्यकर्ता है, जो बेचारा 20 साल से 25 साल से झंडा उठा रहा है आपकी पार्टी का, उसको तो मायूसी हाथ लग रही है। उसको लग रहा है मैंने किया क्या 20 साल अपनी पार्टी के लिए, दरी बिछाई, ठीक है, झंडा उठाया, और बाहरी कोई आता है चुनाव से पहले टिकट लेता है और उसके बाद चुनाव जीत जाता है, तो मैं पार्टी के लिए काम क्यों करूं? इससे पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक चुनाव में एग्जैक्टली यही फीडबैक बीएल संतोष को भी दिया गया, जो कि छापा है इस खबर ने। बाकायदा दोस्तों हिंदुस्तान ने तो ये भी छापा है कि फीडबैक मिला है कि प्रत्याशी अहंकार में थे। और आप इसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या में ले लीजिए। लल्लू सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे लोकसभा में, वो 2 बार के सांसद रह चुके थे, 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे। सबसे पहले लल्लू सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी, जिसको लेकर जबरदस्त गुस्सा बाद में दिखा गया था। हालांकि बीजेपी के कुछ और प्रत्याशियों ने भी इस तरह के संविधान विरोधी बयान दिए थे, जिसके बाद विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और फिर बीजेपी के गले की फांस बन गई। दोस्तों लल्लू सिंह जैसे कई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी थे उत्तर प्रदेश में, जो ऑलरेडी 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, कुछ थे जो 2019 में जीते थे, उनको बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दे दिया, इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मोदी जी हैं, चुनाव जितवा देंगे। ऊपर से यूपी में तो राम मंदिर भी बना है, तो राम लहर तो वैसे भी चल रही है। इससे हुआ क्या दोस्तों, 10 साल की तो देखिए सरकार चाहे कितनी भी अच्छी चली हो, कितना भी पॉपुलर नेता हो, 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। ऊपर से आपका वो सांसद जिसको लेकर पहले से ही नाराजगी थी, लल्लू सिंह को लेकर अयोध्या में काफी नाराजगी थी। इसके अलावा आपने उसके बाद लल्लू सिंह जैसे कई और सांसद जिनको रिपीट किया गया, उनको लेकर पहले से ही गुस्सा था। ऊपर से सेंटर की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसे लेकर जब जनता के बीच ये मैसेज जाता है कि नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इस पे क्या होता है, उसके बाद जनता हराने के लिए वोट करती है। हो सकता है कि वही वोटर जिसने समाजवादी पार्टी को वोट किया हो सकता है क्या होगा ही, उसने 14 और 19 में और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को वोट किया हो। लेकिन जब आप को ये मैसेज जाता है कि आप होते रहिए नाराज, हम तो उसी प्रत्याशी को दोबारा उतारेंगे जो झांकने नहीं आया पिछले 10 साल आपके घर में, तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच गुस्सा पनपता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं बीएल संतोष को कि इस वजह से बीजेपी हारी, इसके फैसले लिया किसने? उत्तर प्रदेश का तो सारा दारोमदार अमित शाह के हाथों में था, टिकट बंटवारे का काम अमित शाह के हाथों में था। उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी जितने भी फैसले थे, टिकट बंटवारा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो अमित शाह के हाथों में था। तो जब अमित शाह के हाथों में सारे फैसले थे और अमित शाह ने ही जो बाहरियों को अपनी पार्टी में लाना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो दूसरे राज्य हो, वो फैसले भी अमित शाह ही लेते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि ये जो तमाम बारीकियां गिनाई गई हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश को लेकर इतना भीषण नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा, क्या ये मोदी और अमित शाह की हार नहीं है? ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया उससे योगी आदित्यनाथ बच नहीं सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि मैंने तो टिकट बंटवारे में तो मेरी चली नहीं, ये योगी समर्थकों को ये अधूरा बहाना है। आप सरकार चला रहे हैं पिछले इतने साल से, तो योगी आदित्यनाथ को ठीक ठाक वक्त हो गया और आपको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया और उसके बाद चुनाव आप जीते भी।
तो अब आपको जवाबदेही अपने प्रशासन के तौर पर, अगर आपका प्रशासन खराब काम कर रहा है, उसकी लेनी पड़ेगी। लेकिन हर लिहाज से दोस्तों, BL संतोष को जो फीडबैक कार्यकर्ताओं ने दिया है, क्या ये मोदी और अमित शाह के अहंकार की हार नहीं है, जो कि अब खुद पार्टी के कार्यकर्ता भी पार्टी के बड़े नेताओं को फीडबैक देकर बता रहे हैं? और अगर ये है उस अहंकार की हार, तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? क्या अमित शाह अब टिकट बंटवारे में अपनी नहीं चलाएंगे? वो नहीं चलाएंगे तो किसकी चलेगी? दोस्तों, रिपोर्ट्स तो ले ली जाती हैं, लेकिन अगर उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई ना हो तो फिर आप मानकर चलिए इस तरह की हार का बीजेपी को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में, खासतौर पर इस साल 3 विधानसभा चुनाव में भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि खाली रिपोर्ट लेने से नहीं होता है, उस पर एक्शन भी लेना पड़ता है। और अगर एक्शन लेना पड़ेगा तो फिर अमित शाह पर एक्शन लेने की किसमें हिम्मत है बीजेपी के अंदर? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।